मैं एक होटल में वेटर की नौकरी किया करती थी। एक दिन एक रईस लड़के की नज़र मुझ पर पड़ गई थी। वो होटल में अक्सर आता जाता रहता था। एक दिन उस लड़के ने मुझे अपने कमरे में ऑर्डर सर्व करने के लिए बुलाया। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। जैसे ही उसका ऑर्डर लेकर मैं उसके कमरे में पहुंची तो मैंने देखा कि वो मेरा इंतजार कर रहा था। उस कमरे में हम दोनों के अलावा और कोई तीसरा नहीं था। मैं उसका ऑर्डर सर्व करने में लग गई और उसने मौका पाकर चुपके से जाकर दरवाजा बंद कर दिया और फिर मुझे बाहों में भरते हुए बेड पर पटक दिया और फिर मेरे साथ सारी रात। डियर व्यूवर्स, मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथ में मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर आप रेगुलर कहानियां सुनने का शौक रखते हो तो प्लीज इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों का एक सब्सक्राइब, एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और साथ ही रेगुलर वीडियो बनाने की हिम्मत भी देता है। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद जी। अभी मैं 9 नंबर टेबल पे ऑर्डर सर्व कर रही थी कि तभी मैनेजर ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहने लगा, आज 1 नंबर का टेबल पहले से ही बुक है, उसमें एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, इसलिए तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। मैं हैरत से मैनेजर की ओर देखने लगी थी। मैं पिछले 1 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, पर आज तक मैनेजर ने कभी मुझे यूं गेस्ट के लिए तैयार होने को नहीं कहा था। आज क्यों कहा था, ये सब मेरी समझ से बाहर था। खैर, मैंने कहा, ठीक है सर, मैं अपना मेकअप दोबारा कर लेती हूँ। मैनेजर ने कहा, आधे घंटे में गेस्ट आने वाले हैं और उनका ऑर्डर तुम्हें खुद ही आज सर्व करना है। प्रिया, तुम संभाल तो लोगी ना? मैंने कहा, जी सर, मैं संभाल लूंगी। मुझे यहाँ काम करने का 1 साल का तजुर्बा है। मैं तरह तरह के कस्टमर यहाँ हैंडल कर चुकी हूँ, इसलिए सर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस रेस्टोरेंट कम बार में एक वेटर का काम करती थी। मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ और मेरी उम्र बस 19 साल की है। दिखने में मैं एक खूबसूरत हुस्न की परी जैसे गोरे बदन की मालकिन थी और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ तथा मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहा करती हूँ और अपना खर्च चलाने के लिए यहाँ पर काम किया करती थी। मेरी पढ़ाई का खर्चा इतना था कि मेरी गरीब माँ खर्चा नहीं उठा पाती थी, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही निकाला करती थी। मेरी माँ गांव में रहती थी और मैं पिछले 2 साल से यहाँ उनसे दूर शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करती हूँ। मुझे 1 साल से अपनी माँ के पास जाने का मौका भी नहीं मिला था क्योंकि इस काम में बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलती थी। बस शनिवार रविवार को यूनिवर्सिटी बंद रहता है तो मैं पूरे दिन में इस रेस्टोरेंट में रहती थी। इस रेस्टोरेंट की खास बात ये थी कि ये शहर से थोड़ा सा बाहर था और जो कस्टमर आते थे वो काफी अच्छी टिप्स दे जाते हैं। पर बुरी बात ये भी थी कि कई बार कस्टमर शराब के नशे में वेटर को गंदी नजर से ऊपर से नीचे तक ताड़ते थे। कभी कभी तो पिछवाड़े पर हाथ भी लगा देते हैं और कस्टमर सर्विस देने के लिए ये सब कुछ हमें मुस्कुराकर बर्दाश्त करना पड़ता है। जब ग्रुप में लड़के यहाँ आते हैं तो और भी बुरा हाल होता है। खैर, मैं रेस्टोरेंट के वॉशरूम में आ गई और उस स्पेशल गेस्ट के लिए मेकअप करने लगी थी और सोचने लग रही थी कि आखिर ऐसा कौन सा गेस्ट है जिसके लिए बॉस ने मुझे तैयार होने को कह दिया। करीब आधे घंटे के बाद मैनेजर ने कहा, वो गेस्ट आ चुके हैं, जल्दी से टेबल नंबर 1 के पास जाओ। मैंने हल्का फुल्का मेकअप किया था और अपने बाल ठीक कर लिए थे और होठों पर थोड़ी डीप कलर की लिपस्टिक लगाई थी। मैं यहाँ की यूनिफॉर्म शर्ट और शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी, पैरों में बूट्स थे। वैसे मैं काफी लंबी थी। मैं काफी कॉन्फिडेंस के साथ उनके टेबल के पास चली गई और प्यार से कस्टमर की तरफ देखते हुए कहा, गुड इवनिंग सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। टेबल नंबर 1 पर 2 गेस्ट आए हुए थे और दोनों लड़के थे। उनमें से एक लड़का शूट बूट में था और दूसरा लड़का सादा नॉर्मल कपड़ों में था। यहाँ तो ज्यादातर लड़के कैजुअल ड्रेस में ही आते थे। उस गेस्ट का चेहरा बहुत शार्प था और वो गेस्ट काफी हैंडसम लड़का था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो काफी अमीर होगा, पर मैं उन्हें पहचान ना पाई थी। आज पहली बार ही उसे देखा था। उनके साथ जो लड़का था वो जीन्स टॉप में था। उसने कहा,
मयंक, क्या लेने वाले हो बताओ। मयंक की नजर तो बस मुझ पर ही टिक गई थी। मुझसे कहा, तुम्हारा नाम? मैंने कहा, सर मेरा नाम प्रिया है। उसने उस दूसरे लड़के से कहा, आलोक, तुम मेनू डिसाइड कर लो। ये कहकर उसने मेनू कार्ड उस दूसरे लड़के की ओर बढ़ा दिया और वो मुझे बस सर से पांव तक देखने लगा था। इसका मुझे यूं घूरना मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। मैं करीब 5 मिनट से वहां पर खड़ी थी, पर उन्होंने अब तक कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था। मैंने कहा, सर मेरी हेल्प चाहिए क्या? शायद आपको समझ ना आ रहा हो कि क्या ऑर्डर करें। मेरी बात सुनकर मयंक मेरी तरफ देखने लगा और मन ही मन में मुस्कुराने लगा। ना जाने मुझे देखकर वो क्या सोच रहा था। उसका दिमाग पढ़ पाना मेरे बस की बात नहीं थी, पर मुझे अब गुस्सा आने लगा था। इतनी देर से वो लोग मुझे बस वेट कराए जा रहे थे। काफी देर घूरने के बाद मयंक ने कहा, हमें थोड़ा टाइम लगेगा डिसाइड करने में, तब तक आप यहाँ बैठ क्यों नहीं जाती? मैंने कहा, कोई बात नहीं सर, ये मेरा काम है। मैं कस्टमर के सामने कैसे बैठ सकती हूँ? मैं यहाँ की एक एम्प्लॉय हूँ। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। मैंने कहा, सर मैं एक काम करती हूँ, आप मेनू डिसाइड कर लें, तब तक मैं दूसरे टेबल पे जा रही हूँ। थोड़े वक्त में मैं आपके पास दोबारा लौटती हूँ। मुझे यहाँ खड़ा होना बहुत ही औड़ लग रहा था, इसलिए मैंने उसे ऐसा कह दिया था, क्योंकि काफी देर से मैं यहाँ बस खड़ी ही थी। बाकी वेट्रेस दौड़ दौड़ कर अपना काम कर रही थी और अपने अपने कस्टमर को अच्छे से संभाल रही थी। पूनम ने तो एक नजर मुझे देखा भी था और इशारे से शायद मदद भी मांग रही थी। ये कहकर मैं जैसे ही जाने ही लगी कि अचानक मयंक ने पीछे से आवाज दी, मिस, आप हमें यूं छोड़कर कैसे जा सकती हो? हमने तो ये सीट पहले से ही रिजर्व की हुई है। उसकी बात से मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने काफी मीठे अंदाज में कहा, सर आपने टेबल बुक की है, पर वेटर्स को नहीं। वेटर्स का काम तो सारे कस्टमर को सर्व करना होता है ना, और अभी यहाँ पर काफी सारे कस्टमर लोग हैं। मुझे एक बार उनको भी देख लेने दीजिए। मैं आपके पास काफी देर से खड़ी हूँ और आपके ऑर्डर का इंतजार कर रही हूँ। शायद मेरे सामने आपको डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं अभी जाकर आती हूँ। तब तक आप अपना ऑर्डर डिसाइड कर लीजिए। अक्सर कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए कस्टमर को हम थोड़ी प्राइवेसी देते हैं। ये कहकर मैं मयंक की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने सीधी बात उसे समझा दी थी कि मैं कोई उसकी नौकरानी नहीं हूँ, कि जब बाबू का मूड हो तब बाबू ऑर्डर करेंगे। तब तक वेटर्स को खड़ा करके उसके जिस्म को घूरे। मेरी बात सुनकर मयंक ने अपनी आंखें छोटी कर ली थी। तभी वो कहने लगा, एक पल के लिए तुम अपने मैनेजर को बुलाओ। मयंक के इतना कहने पर मैं थोड़ी सी घबरा गई थी। अगर ये मैनेजर से मेरी शिकायत कर देगा तो मेरी जॉब जा सकती थी। मैंने कहा, सर अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं। मयंक ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे मैनेजर से ही बात करनी है। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। वो काफी कॉन्फिडेंट के साथ वो मैनेजर के पास जा ही रहा था कि अचानक मैंने मयंक का हाथ पकड़ लिया। मैं काफी घबरा गई थी और सोच रही थी कि कन्ही ये मैनेजर से मेरी शिकायत ना कर दे। मैनेजर को मुझसे काफी उम्मीद थी, मेरी शिकायत लगाएगा तो मेरी नौकरी भी जा सकती थी। उसका हाथ पकड़ के मैंने कहा, मिस्टर मयंक, आप 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा कहकर मैं उसे रेस्ट रूम एरिया में लेकर आ गई। मैंने कहा, सर देखो, मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। ये काम करके मैं अपनी पढ़ाई का खर्च चलाती हूँ। अगर आपने मेरी शिकायत की तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। प्लीज आप मैनेजर से कुछ ना कहे। ऐसा कहकर मैं उसकी तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगी थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो मुझसे कहने लगा, तुम बहुत क्यूट हो। फिर मुस्कुराता हुआ जाने लगा। डर के मारे मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। वो सीधे जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और अपने दोस्त के साथ ना जाने क्या बात करने लगा। मैं घबराई हुई सी उसकी टेबल पर आकर खड़ी हो गई। मयंक के फ्रेंड आलोक ने मुझसे ड्रिंक्स मंगवाई। अब मैंने थोड़ी राहत की सांस ली थी। बाहर जाकर उनके लिए उनकी पसंदीदा ड्रिंक्स का इंतजाम करवाने लग गई और थोड़ी देर बाद उनकी ड्रिंक्स लेकर उनके पास आ गई। उसने मुझे कुछ स्नैक्स लाने को कह दिया। मैंने स्नैक्स लाकर जैसे ही उनकी टेबल के सामने आकर खड़ी हुई, उन दोनों की आपसी बातें मेरे कानों में आ गई थीं। आलोक मयंक से कह रहा था,
अगर तुम्हें मोनिका पसंद नहीं है तो शादी के लिए ना क्यों नहीं कर देते हो? तुम इतने पावरफुल इंसान हो, अपनी मर्जी के खिलाफ तुम्हें किसी अमीर लड़की से शादी करने की क्या जरूरत है? मेरी बात मानो तो ये रिश्ता ठुकरा दो और अपनी एंगेजमेंट को तोड़ दो। मैंने इतना सब सुन लिया था। मैंने कहा, सर एक्सक्यूज मी। वो दोनों मेरी ओर देखने लग गए। मैंने मुस्कुराते हुए उनका स्नैक्स शेयर किया था। फिर वो लोग अपना डिनर एंजॉय करने लग गए। तब तक मैं दूसरे टेबल पर काम संभालने लग गई। पूनम ने कहा, यार तुम कहाँ थी? आज इतना रश है कि दौड़ते दौड़ते हमारी हालत खराब हो गई है। मैंने कहा, मैनेजर साहब ने मुझे टेबल नंबर 1 को सर्व करने के लिए लगा रखा है। कोई स्पेशल गेस्ट आए हैं, पर शायद मुझे उनकी टेबल पर जाने में अब थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक मैं तुम लोगों की मदद कर देती हूँ। बीच बीच में मैं मयंक की टेबल पे जाकर उनके बारे में भी पता कर लिया करती थी। आज यूं दौड़ते भागते मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मयंक ने इशारे से मुझे बुला लिया और बिल लाने को कहा। मैं बिल लेकर उनकी टेबल पे आ गई थी। बिल पेमेंट करने के बाद उन्होंने मुझे 2000 रुपए की टिप्स दी। ये देखकर मुझे बहुत ही झटका लगा था। 100 से 500 की टिप तो हमें हर कोई टेबल से मिल जाती थी, पर आज तक किसी ने इतनी ज्यादा टिप्स मुझे कभी नहीं दी थी। मयंक कहने लगा, तुमने काफी अच्छा सर्व किया था। थैंक यू मिस प्रिया। मैंने कहा, थैंक यू सो मच सर। ऐसा कहकर मैं वापस किचन में आ गई थी और मैं बचा हुआ काम खत्म करने लग गई थी। रात के 2 बज चुके थे। शाम के 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती थी। कभी कभी काम खत्म करते करते 2 से ज्यादा भी बज जाते थे। 2 बजे के बाद मैं बाहर निकल आई। मैं सोचने लगी, घर कैसे जाऊंगी? यहाँ से मेरा घर करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर था। इतनी रात को जाने में मुझे दिक्कत होती थी, क्योंकि अक्सर इतनी रात को मुझे पैदल चलकर जाना पड़ता था। मैं पैदल चलने लगी थी कि अचानक पीछे से एक कार आकर रुक गई। कार को देखकर तो मैं बेहद ज्यादा घबरा गई थी। कई बार कोई पागल कस्टमर नशे की हालत में वेटर के पीछे पड़ जाते हैं। अपनी हवस पूरी करने के लिए मैं डर के मारे मैं पीछे मुड़ी तो मेरे सामने मयंक खड़ा था। उसने मुझसे कहा, मिस प्रिया, इतनी रात गए आप घर कैसे जाओगी? मैंने कहा, सर मेरा घर यहाँ से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर है और रोज इसी टाइम पर मेरी शिफ्ट पूरी होती है। साधन से जाने का इंतजाम तो नहीं रहता है, इसलिए मैं पैदल ही जाती हूँ। वो मेरी तरफ बड़ी हैरत से देखने लगा और फिर कहने लगा, मेरी कार में आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर दूंगा। मैं उसके साथ चुपचाप बैठ गई। मुझे उस पर ना जाने क्यों भरोसा था। और फिर मैंने सोचा था कि इतना रईस आदमी मुझ जैसी गरीब लड़की पर कभी भी बुरी नजर नहीं डालेगा। थोड़ी देर में मयंक ने अपनी गाड़ी यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर लाकर रोक दी और कहने लगा, तुम इसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती हो ना? मैं मयंक की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर बोली, थैंक यू सो मच सर फॉर द लिफ्ट एंड फॉर योर टिप्स, गुड नाइट। मयंक मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और मैं फिर कार से उतरकर अपने हॉस्टल की तरफ चली गई। गेट के अंदर जाने के बाद मैं एक बार पीछे पलटकर देखी तो मयंक वहीं खड़ा खड़ा मुझे अंदर जाता हुआ देख रहा था। आज मैं थककर चूर हो गई थी, पर ना जाने क्यों मुझे मयंक का ही ख्याल आ रहा था। उसके बारे में सोच सोचकर मैं मुस्कुराने लगी थी। उसके 2000 रुपए से मेरी काफी मदद हो जाएगी। मैं होटल मैनेजमेंट सब्जेक्ट लेकर ही पढ़ रही थी और बहुत मुश्किल से अपना खर्च निकाल पाती थी। खर्च के लिए सैलरी काफी नहीं पड़ती थी। टिप्स के पैसे से मेरा खर्चा अच्छा चल जाता था। ना जाने कब मुझे नींद आ गई और मैं सुनहरे सपनों में खो गई। सुबह उठकर अपनी क्लास के लिए निकल गई थी, पर ना जाने क्यों दिल में मयंक का ख्याल रह रहकर आ रहा था। क्रेडिट कार्ड में मैंने उसका पूरा नाम देख लिया था, मयंक सिंघानिया। जब मैंने इंटरनेट पे उसका नाम सर्च किया तो पता चला काफी बड़े होटल का वो मालिक है और उनके होटल एंड रेस्टोरेंट पूरे देश में फैले हुए हैं। ये देखकर मुझे झटका लगा था। फिर मैं सोचने लग गई कि वो इतने सारे होटल और रेस्टोरेंट का मालिक होकर अपने होटल में ना जाकर आखिर वो क्यों हमारे इस छोटे से रेस्टोरेंट में आया था। तभी मुझे नजर आया कि उसकी एंगेजमेंट मोनिका नाम की एक लड़की से हो गई है और मैंने उन लोगों को ये नाम लेते हुए भी सुना था। दोनों की काफी सारी तस्वीरें इंटरनेट पर थीं। मोनिका भी काफी रईस लग रही थी। मैं अपने दिमाग से मयंक की बात भूल जाना चाहती थी। मुझ जैसी लड़की को वो क्यों पसंद करेगा?
वो तो मैं मेहनत करके मैं आज इस पोजीशन पे पहुंची हूँ जिससे अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, वरना मैं एक किसान की बेटी थी। गांव में सिर्फ मेरी माँ अकेली ही रहती है जो खेती बाड़ी करती है। माँ की याद आते ही मन खट्टा होने लगा। ये सब ख्याल मेरे माइंड में क्लास में बैठे बैठे ही आ रहे थे। खैर, क्लास पूरी हुई और मैं दौड़ती हुई फिर से अपने रेस्टोरेंट में काम करने आ गई थी। मैं रेस्टोरेंट पहुंचने में 5 मिनट लेट हो गई थी तो मैनेजर ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा, प्रिया, तुम आज भी लेट हो गई हो। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि टाइम से यहाँ आ जाया करो ताकि कस्टमर आने से पहले सब तैयारी हो सके। मैंने कहा, सॉरी सर, कॉलेज खत्म होते ही मैं यहाँ दौड़ती हुई आई हूँ। सर, आपको तो पता है ना, मैं एक स्टूडेंट हूँ। वो कहने लगा, देखो प्रिया, ये एक प्रोफेशनल जगह है, रोज रोज तुम्हारा ये बहाना नहीं चलेगा। मैं ऐसी लड़की को काम पर नहीं रख सकता, तुम कहीं और जाकर काम ढूंढ लो। मैनेजर की बात सुनकर मुझे बड़ा झटका लगा था। 1 साल से मैं यहाँ काम कर रही थी और एक ही झटके में उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया था। मैंने कहा, सर, मैं 5 मिनट ही लेट हूँ, लेकिन हर रोज छुट्टी के टाइम 2 बजे के बाद तक रुकती हूँ। और सर, ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे रोज यहाँ से निकलते निकलते 2 से 3 तो बज ही जाते हैं। सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सर, आप क्यों भूल रहे हो कि मैं इस रेस्टोरेंट को एक्स्ट्रा आवर्स का भी काम करके तो देती हूँ। फिर आप मुझे काम से क्यों निकाल रहे हैं? ये काम मेरा बहुत बड़ा सहारा है। अगर ये चला जाएगा तो मैं अपनी पढ़ाई का खर्च कैसे पूरा करूंगी? मैनेजर ने कहा, तुम्हारा जो ये एटीट्यूड है ना, देखना, इसकी वजह से तुम्हें कहीं भी काम नहीं मिलेगा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं होटल मैनेजमेंट सब्जेक्ट लेकर पढ़ रही हूँ, जिस लिहाज से ये काम मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि इस काम को मैं अपने एक्सपीरियंस में भी दिखा सकती थी। अभी 1 साल की पढ़ाई रह रही थी। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब आगे क्या करूंगी। मैं वहां से रोती हुई पैदल पैदल चलते हुए घर पर जा रही थी। अचानक मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे वहां कोई भी नजर नहीं आया। मैं फिर से चलने लगी थी, लेकिन बार बार मुझे एहसास हो रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो और मुझ पर जैसे नजर बनाए हो। मैंने सोचा, आज मेरे साथ इतना बुरा हुआ था, शायद इसकी ही वजह से ही मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ। रास्ते में पूनम का फोन भी आ गया था। मैं फोन पर रोने लगी और कहने लगी, मैंने इस रेस्टोरेंट को 1 साल दिया था और आज एक ही झटके में उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया है। तब पूनम ने कहा, बात मुझे कुछ और ही लगती है। मैनेजर के पास किसी का फोन आया था, उसके बाद ही उसने तुम्हें काम से निकालने का फैसला किया था। उसकी बात सुनकर मुझे एक झटका सा लगा। मैंने सोचा कि आखिर कौन हो सकता है जिसने मेरी शिकायत मैनेजर से लगाई थी। अभी कुछ दिन पहले कुछ लड़कों ने शराब के नशे में मेरे साथ बदतमीजी की थी। मैंने उन लोगों को डांट भी दिया था। कहीं ये वजह तो नहीं, क्योंकि उस दिन काफी तमाशा हुआ था। मैनेजर ने 1 बजे ही मुझे यहाँ से जाने को कह दिया था। मैं अपने हॉस्टल वापस आ गई थी, बेहद परेशान थी, क्योंकि कल मुझे दोबारा काम ढूंढना होगा, नहीं तो मैं अपना खर्चा नहीं निकाल पाऊंगी। यही सोच रही थी कि तभी मेरे मोबाइल में किसी की कॉल आ गई। मैंने फोन पिक किया तो सामने वाला कहने लगा, मैं आलोक हूँ, कल तुम्हारे रेस्टोरेंट में आया था ना। मैंने कहा, आई एम सॉरी सर, पर आज मैं रेस्टोरेंट में नहीं हूँ, आज आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, मेरी नौकरी चली गई है। उसने कहा, पर तुमने तो काफी अच्छे से हमें सर्व किया था। मैंने कहा, सर, शायद किसी ने मेरी शिकायत लगाई होगी, तभी मेरा काम चला गया। उसने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं मयंक से बात करके देखता हूँ, शायद उसके होटल में तुम्हें कोई काम मिल जाए। मुझे काम की सख्त जरूरत थी। आधे घंटे के बाद आलोक का फोन आ गया। वो बोला, जो एड्रेस भेजा है वहां आधे घंटे में आ जाओ इंटरव्यू देने के लिए। मैं तुरंत ही वहां से इंटरव्यू देने के लिए निकल गई, पर सोचने लगी, आखिर आलोक को मेरा कांटेक्ट नंबर कहाँ से मिला? मैंने तो अपना नंबर नहीं दिया था। आधे घंटे में इंटरव्यू का भी अरेंजमेंट कर दिया। मुझे बहुत ही अजीब सा लगा, पर पता नहीं आगे मेरा क्या इंतजार कर रहा था। जैसे ही यूनिवर्सिटी गेट से मैं बाहर निकली, मुझे दूसरा झटका लगा, क्योंकि गेट के सामने मयंक खड़ा था। मैं हरत भरी निगाहों से उसे देखने लग गई तो मयंक कहने लगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था,
आओ कार में बैठ जाओ। मैंने कहा, मुझे इस एड्रेस पर जाना है इंटरव्यू देने के लिए। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, ये मेरी कंपनी है। मुझे न जाने क्यों उसके साथ आज कुछ अजीब सा फील हो रहा था। मयंक मन ही मन मुस्कुराने लगा और फिर अचानक मुझसे कहने लगा, मुझे माफ कर देना, तुम्हारी ये जॉब मेरी वजह से गई है। उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई। मैंने कहा, तुमने मेरी शिकायत लगाई थी क्या? उसने मुस्कुराकर कहा, ज्यादा कुछ कहना नहीं पड़ा। तुम्हारे मैनेजर को बस फोन करके कहा था कि उस लड़की को काम से निकाल दो। इतना कहते ही उसने तुम्हें काम से निकाल दिया। मयंक की ये बात सुनकर अब मैं बेहद गुस्से में आ गई थी और कहने लगी, तुमने ऐसा क्यों किया था? मैंने कल तुम्हें अच्छे से सर्व किया था ना। अगर तुम्हें कुछ शिकायत थी तो तुम मुझसे भी तो कह सकते थे ना। ऐसे ही मेरा मूड खराब था और ऊपर से मयंक की बातों से मेरा और ज्यादा मूड खराब हो गया था। मुझे देखकर मयंक कहने लगा, तुम्हारी इंटरव्यू है, मूड खराब करने की जरूरत नहीं है, वरना जॉब नहीं मिलेगी। मैंने कहा, इसका क्रेडिट भी तुम्हें ही जाता है। तुमने जो मुझे जॉब से निकलवा दिया था। उसने कहा, तुम्हारा मैनेजर रात को 2 बजे तुम्हें छोड़ता है और फिर रोज रोज रात को तुम 2 किलोमीटर का रास्ता पैदल चलती हो। कार के कस्टमर्स तुम्हारे साथ बदतमीजी करते हैं, तुम्हारा तमाशा बनाते हैं। किसी दिन किसी खतरे में पड़ जाओगी तो क्या करोगी? इतना अच्छा होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हो तो फिर वेटर की जॉब करने की क्या जरूरत है? सपने ऊंचे होंगे तो ही आसानी से ऊंचाई तक पहुंच पाओगी ना, वरना इसी में उलझ कर रह जाओगी। उसकी बातें मुझे कड़वी जरूर लग रही थी, पर वो सच ही कह रहा था। फिर मैं शांत हो गई और गहरी सांस लेने लगी। मयंक ने खुद ही मेरी इंटरव्यू ली थी और मुझे रिसेप्शन पे जॉब दिला दी। मयंक कहने लगा, तुम्हारी डिग्री पूरी होते ही मैं चाहता हूं कि तुम मैनेजर का पोस्ट संभाल लो। वो मेरी तरफ देखकर फिर मुस्कुरा रहा था। फिर मयंक कहने लगा, तुम्हें अब हॉस्टल में रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेरे स्टाफ के रहने का इंतजाम रहता है, इसलिए तुम यहाँ ही रही और तुम्हारे लिए एक कार की व्यवस्था कर दूंगा, जिससे तुम रोज सुबह को क्लास चली जाना और उसी कार में वापस आकर अपनी ड्यूटी संभाल लेना। मैं उसकी तरफ देखकर कहने लगी, थैंक यू सर। उसने कहा, मुझे तुम मयंक कह के ही बुला सकती हो। इतना कहकर मयंक ने मेरे से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। मैंने उसके हाथ को छुआ। फिर होटल के मैनेजर ने मुझे मेरा काम दिखा दिया था। आज पहला दिन मैं रिसेप्शन में बैठी थी। मेरा शिफ्ट खत्म होने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी। मैंने सोचा, आज एक पल में मेरी जिंदगी कहाँ से कहाँ आ गई है। मेरी सैलरी भी काफी बढ़ चुकी थी। मयंक ने पूछा था, तुम्हारी सैलरी कितनी है? मैंने कहा था कि मेरी सैलरी के साथ साथ ऊपर की कमाई भी होती थी, जिससे मैं महीने के 15,000 तक कमा लेती थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, तुम्हें मैं यहाँ 25,000 रुपए सैलरी दूंगा, चलेगा ना? उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। यहाँ मुझे कस्टमर्स की गंदी नजर को भी नहीं सहना पड़ेगा। बस बैठने का ही काम था और मैं खाली समय में अपनी पढ़ाई भी कर सकती थी। यही सोचते सोचते मैं सो गई। ऐसे ही 2-3 दिन काफी अच्छे से मेरा काम चला। फिर मैं काम समझने लगी थी। मुझे काफी खुशी मिल रही थी। एक दिन रात को मैं सोने गई, तभी अचानक मयंक का कॉल आ गया और वो कॉल पर कहने लगा, मेरी प्रेसिडेंसी सूट में आ जाओ, अभी के अभी। मैंने कहा, सर मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। उसने कहा, जो कहा है वो करो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। मयंक पर आज मुझे गुस्सा आया था। यहाँ रुकने का यही नुकसान था कि जब मर्जी होता था वो मुझे अपने पास बुला लेता था। मेरी कल क्लास भी थी और मुझे बिल्कुल भी उसके पास जाने का मन नहीं था। बेमन से मैं उनके पास गई तो मैंने देखा दरवाजा खुला हुआ था। मैं नॉक करके जैसे ही अंदर आई तो कमरे का हाल देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मयंक तो अपने आप को बेहद मेंटेन रखते थे, लेकिन आज ये क्या था? कमरा बेहद गंदा था। चारों तरफ चीजें फैली हुई टूटी फूटी पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई जंग लड़ी गई हो। और मयंक एक कोने में नीचे दुबका हुआ बैठा था। वो बिल्कुल पसीने से भीगा हुआ कांप रहा था। मैं उसके पास चली गई। उसका ये हाल देखकर मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे।
आखिर उसे क्या हो गया था? मैं समझ चुकी थी। आखिर इतनी रात को उसने मुझे क्यों बुलाया था? मैं टिश्यू पेपर लेकर उसका पसीना पोंछने लगी थी। उसके बाजुओं को शक्ति से पकड़ लिया ताकि वो ना कांपे, और उसके शरीर को देखने लगी थी, कहीं उसका कुछ कटा तो नहीं था। फिर जल्दी से मैं पानी लेकर आई और उसे पानी पिलाने लगी। वो बिल्कुल बच्चों की तरह पानी पी रहा था। फिर मैं उसे सहारा देकर उठाने लगी और उसे ले जाकर सोफे पर बिठाया। वो काफी परेशान लग रहा था, ना जाने उसे क्या हो गया था। मैंने मयंक से कहा, डॉक्टर बुलाऊं क्या? उसने कहा, नहीं, बस तुम मेरे साथ रहो। उसने मेरा हाथ कस कर पकड़ लिया था, जिससे मेरा हाथ दुखने लगा था, पर मैंने कुछ नहीं कहा। शायद वो मुझसे सहारा चाहता था। मैं उसके बाजू को पकड़ के होले होले उसके हाथ पैर दबाने लगी थी, पर उसकी कपकपी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट और परेशानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई पैनिक अटैक आया हो या फिर कोई दिमागी बीमारी हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं मयंक से बिल्कुल चिपक कर बैठी थी और ऊपर से मुझे बेहद ज्यादा नींद भी आ रही थी, और मैं कोशिश कर रही थी कि सोऊं ना, पर ना जाने कब मैं मयंक के कंधे पे सर रखकर सो गई थी। मयंक के बदन की खुशबू से न जाने मुझ पर क्या नशा छाया था कि मैं नींद की आगोश में चली गई। अचानक उसकी चीख से मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को सोफे पे लेटा हुआ पाया था। मेरे सिरहाने के नीचे एक नरम तकिया शायद मयंक ने रख दिया था। मैंने देखा मयंक बेड के पास खड़ा खड़ा परेशान हो रहा था। उसे उस हाल में देखकर दौड़ते हुए मैं उसके पास चली गई और पीछे से उसे पकड़कर उससे बिल्कुल चिपक गई थी। हम दोनों के बीच में 1 इंच का भी गैप नहीं था। मैं बस उसे शांत करना चाहती थी। उसका शरीर कांप रहा था। अचानक मयंक मेरी ओर मुड़ा और मेरे गालों पे अपने हाथ रखकर कहने लगा, प्रिया, आज प्लीज मेरे साथ ही रुक जाओ ना। मुझे तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है। वो मुझे अपनी बाहों में भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो परेशान था। मैंने भी उसे कसक पकड़ रखा था और उसके सर को सहलाने लगी थी। अभी भी वो कांप रहा था। मैंने कहा, मयंक, तुम सोने की कोशिश करो। मैंने कहा, चलो, मैं तुम्हारा सिर दबा देती हूँ, तुम आराम से सो जाना। मैं उसे बिस्तर पर ले गई। वो जूता पहने हुए ही बिस्तर पर सो गया था। उसे तो मानो किसी भी चीज का कोई होश नहीं था। वो अब भी सूट बूट में ही था। मैंने कहा, तुम अपना सूट उतार दो। मैंने उसके सूट और जूते उतार दिए और शर्ट के बटन खोलने लगी थी कि तभी उसका खुला सीना मेरे सामने आ गया। मैंने अपने हाथ उसके सीने पे रख दिए थे और सहलाने लगी थी। मैं उसके बेहद करीब चली गई थी। मयंक को पता भी नहीं हुआ और कब उसने मुझे कसकर अपने करीब खींच लिया और मेरे होठों को चूमने लगा था। उस रात को वो मेरे साथ मदहोश होने लगा था, लेकिन उसने कोई हद पार नहीं की थी क्योंकि वो पहले से ही तकलीफ में था। शायद वो मुझे इसलिए प्यार कर रहा था। वो अपने अंदर के किसी शैतान से लड़ रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ था। कब मैं फिर से सो गई, मुझे पता नहीं चला। जब सुबह उठी तो मैं कमरे का हाल देखकर शॉक्ड हो गई थी। उसका कमरा बिल्कुल टिप टॉप था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात को यहाँ कोई ऐसी वैसी हलचल हुई थी। मैं जल्दी से उठ गई थी क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना था। मैं अपने कमरे में आ गई। तभी होटल के मैनेजर का फोन आ गया और वो कहने लगा, आज रिसेप्शन तुम संभाल लो। मैंने कहा, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। उसने कहा, आज छुट्टी ले लो। जो लड़की रिसेप्शन पर बैठती थी वो बहुत बीमार है। दिन के वक्त रिसेप्शन खाली नहीं रख सकता है। प्लीज आज के लिए तुम एडजस्ट कर लो ना। मैं तैयार होकर नीचे रिसेप्शन में आ गई थी। तभी मेरी नजर मयंक पर पड़ी, जो अपने स्टाफ को गुड मॉर्निंग कह रहा था, पर वो मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था। मुझे इग्नोर करके वो अपने केबिन में चला गया था। मैंने पेंट्री में कॉल करके मयंक के लिए कॉफी मंगवा दी थी। थोड़ी देर बाद इंटरकॉम पर मयंक ने मुझे अपने पास बुला लिया। मैं उसके पास जाकर खड़ी हो गई और उसे गुड मॉर्निंग सर बोली। उसने कहा, प्रिया बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। कल रात ना जाने मुझे क्या हो गया था। मुझे कभी कभी ऐसा होता है और मुझे भ्रम हो जाता है। ना जाने क्यों मुझे शैतान नजर आने लगते हैं और मैं यूं ही कांपने लगता हूँ। कल तुमने मेरी बेहद मदद की थी। मुझे लगता है तुम मुझे संभाल लोगी, इसलिए मैं तुम्हें आज से नई जॉब देने जा रहा हूँ। आज तुम्हारी आखिरी रिसेप्शन की जॉब है, उसके बाद तुम दूसरा जॉब करोगी। मयंक के ऐसा कहने पर मैं उसे बड़ी हैरत से देखने लगी थी
और चौंक कर मैंने उसे पूछा, कौन सी जॉब? तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरी पत्नी की जॉब। क्या तुम मेरी पत्नी की जॉब करोगी? बताओ ना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मयंक इतना कहकर ड्रॉर में से कुछ निकालने लग गया। मैंने देखा वो एक बॉक्स निकालकर मेरे सामने ले आया। फिर उसमें से उसने एक रिंग निकाली और मेरी उंगली में पहनाते हुए फिर कहने लगा, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी और उसी वक्त मैंने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया था। मुझे लगता है तुम मुझे संभाल लोगी और जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर मेरे कदम डगमगाएंगे तो तुम मुझे गिरने नहीं दोगी। प्रिया, प्लीज शादी के लिए मना मत करना। मयंक के मुंह से ये सब बातें सुनकर मैं तो अपना होश ही खो बैठी थी। इतने प्यारे और अच्छे लड़के से शादी के लिए भला कोई बेवकूफ ही मना करेगी, और मैं वो बेवकूफ नहीं थी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी।